चलिए जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसर्च के चैप्टर नंबर 5 सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन की। चैप्टर नंबर 4 में थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आई थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और टाइम मिला तो मैं वापस उसमें नया वीडियो अपलोड कर दूंगा उनका। पर अभी आप उन्हें एज ईयरफोन लगा के अभी आप सुने, ठीक है। तो सैम्पलिंग एंड डाटा कलेक्शन चैप्टर नंबर 5 है, कंप्लीट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ पीपल टू विच द रिजल्ट ऑफ द स्टडी आर टू बी जनरलाइज। कि पॉपुलेशन वह लोग होते हैं, वह सेट ऑफ पीपल होते हैं, मतलब लोगों का वह समूह होता है जिसके ऊपर हम कोई भी स्टडी करते हैं उसका रिजल्ट हमें जनरलाइज करना होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ में, अगर हमें किसी चीज़ का रिजल्ट जनरलाइज करना होता है तो हमें उसके लिए जिन लोगों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल, ए रिसर्चर नीड टू स्टडी द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई पोस्ट ग्रेजुएट नर्स ऑफ इंडिया। इन दिस द पॉपुलेशन विल बी ऑल पोस्ट ग्रेजुएट नर्स हु आर इंडियन सिटीजन। मतलब कि अगर मान लीजिए एक रिसर्चर स्टडी करना चाहता है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट जो नर्स होती है, जिन्होंने नर्सिंग कर ली है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली है, तो उन नर्सिंग स्टाफ को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये अगर रिसर्चर जानना चाहता है तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन होगी वो कोई अमेरिका की नहीं होगी, वो कहीं ब्राज़ील की नहीं होगी, चाइना की नहीं होगी, बल्कि वो इंडिया की पॉपुलेशन होगी। और इंडिया की भी कोई आर्ट्स वाले या फिर कोई इंजीनियरिंग वाले नहीं होंगे, कौन होंगे? पोस्ट ग्रेजुएट नर्स होंगे। तो यह कहलाती है अपनी पॉपुलेशन, ठीक है। समझ में आया कि पॉपुलेशन हम उसे बोलेंगे कि उन लोगों का समूह जिस पर किसी भी स्टडी का रिजल्ट हमें जनरलाइज करना होता है, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, द सैंपल, ठीक है। द सैंपल में भी डिफाइन एज representative unit of target population which is to be worked upon the researcher during their study। किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी एक टारगेट पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट, उसे हम कहते हैं सैंपल। आपने देखा होगा यदि कोई भीड़ किसी भी जगह को घेरती है तो उसके अंदर नेतृत्व करने वाले एक नेता होते हैं, ठीक है। हर कोई आज़ादी के अंदर चाहे कहीं पे भी आपने देखा होगा हर किसी में एक दो नेता होते हैं, उन्हीं की वजह से। चलिए इन सबको तो समझ में नहीं आया तो छोड़ो। अपने कॉलेज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो प्रिंसिपल के साथ में जाता है तो एक दो नेता होते हैं, उन नेता के पक्ष में ही बाकी वाले बच्चे साथ साथ में जाते हैं कि हाँ ठीक है भाई। तो उन्हें बोलते हैं सैंपल। जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होता है उस एक को देख करके सबका हम पता कर सकते हैं कि भाई सब पॉपुलेशन कैसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल। गुड सैंपल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं होनी चाहिए गुड सैंपल की। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जो भी सैंपल लिया आपने उसका नेचर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब क्या? अपने भारत का रिप्रेजेंटेटिव अगर मोदी जी हैं तो मोदी को देख करके हम क्या कर सकते हैं कि पूरे भारत के ऊपर एक कमेंट किया जा सकता है कि मतलब कि एक भारत बहुत सीधा सादी कंट्री है, ठीक है, छल कपट कुछ नहीं है इनमें। हम एक रिप्रेजेंटेटिव अपने सैंपल को देख करके सारे के बारे में बता देते हैं। चलिए उसी प्रकार से कि जो सैंपल होता है किसी भी रिसर्च का वो क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर होना चाहिए, मतलब प्रभुत्ववादी होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स इज वन दैट की कैरेक्टरिस्टिक विच आर क्लोजली रिलेटेड टू दोज ऑफ द पॉपुलेशन। उसकी विशेषताएं उसके पॉपुलेशन से मिलनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने सिंपल सी बात है कि आप सब्जी खरीदने गए और आपने कहा भाई साहब आपके पास में लाल टमाटर है क्या या हरे टमाटर है क्या? उन्होंने कहा भाई साहब मेरे पास हरे टमाटर हैं। तो अब आपकी पॉपुलेशन होगी हरा टमाटर। उस हरे टमाटर में से आपने कहा चलिए भाई काम कीजिए भैया मुझे एक टमाटर बताइए। अगर उसने आपको सड़ा हुआ टमाटर बताया तो इसका मतलब आपको एक टमाटर देख के समझ जाओगे कि बाकी के सारे टमाटर जो हैं वो भी सड़े हुए हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव जिसने सैंपल उठाया है वो आपके लिए एक सैंपल है। एक टमाटर जो लेके आया वो आपके लिए सैंपल है। उस सैंपल को आप देखकर समझ जाओगे कि बाकी वाले भी ऐसे ही होंगे। आपने देखा नहीं है बट आप समझ जाओगे। इसलिए कहते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होता है वो कैसा होना चाहिए? अपने आप में एक प्रभुत्ववादी होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके सारे ग्रुप से मिलनी चाहिए, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसके पॉपुलेशन से मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। ए गुड सैंपल इज वन विच इज फ्री फ्रॉम
डेलिब्रेट सिलेक्शन ऑफ द ग्रुप फॉर स्टडी। कहते हैं कि एक बार सैंपल जो आपने लिया है उसमें फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होने चाहिए। जो सैंपल है एज इट इज़ वही आपको लेना है। आपको उसमें कोई सैंपल लेते टाइम में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। ये नहीं है कि आपने अच्छा सैंपल उठा लिया और पीछे की पॉपुलेशन अच्छी है नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि नो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम्प्लीटेंस इनकम्प्लीटनेस, यानी कि इसमें कोई भी सब्सटीट्यूएंट नहीं होना चाहिए, बिना फालतू की कोई मिलावट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ना उसमें कोई कंप्लेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, एकदम कंप्लीट होना चाहिए। A sample is said to be the good if once a subject is selected for the study, it is neither or nor it is incomplete in any aspect of research interest। मान लीजिए अगर आपने किसी प्रकार की कोई पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, आपने एक सैंपल भी तय कर दिया कि मुझे इस पर रिसर्च करनी है, फिर वो सैंपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपका जी करे कि यार मैंने स्टडी गलत कर ली, मुझे स्टडी नहीं करनी चाहिए थी सॉरी, मुझे स्टडी करते टाइम मुझे कुछ हेर बदल करना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आपने स्टडी के लिए सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आप कंप्लीटली उस पर पूरा फोकस करके एकदम ईमानदारी से रिसर्च करें। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट साइज। आपने जो सैंपल चूज़ किया है उसकी साइज आपके अनुसार होनी चाहिए। आपके अनुसार मतलब होता है कि जितनी कहते हैं ना, जितनी क्षमता उतनी पैर पसारने चाहिए, जितने अपने पास में इक्विपमेंट है उतने हमें यूज़ करने चाहिए, क्या ना, जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए, है ना। हमें पता अपनी कैपेसिटी नहीं है भाई इतने करने की। जैसे देखिए अभी मैं कुछ समय पहले मैं मासी जी के जो हस्बैंड होते हैं, मासा जी, उनके साथ में बैठा था, बातें कर रहे थे हम। तो वो किसी कंपनी में लगे हुए हैं, बैंक के अंदर है, कुछ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऐसा कुछ करके बैंक है वहाँ पे। तो उसकी डील जो सिंगापुर के साथ होती है। तो मैं बात कर रहे थे तो मैंने ऐसे पूछा कि मासा जी क्या कुछ आपके काम का प्रोसीजर वगैरह है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा एक 2070 तक, मतलब बाकी कंट्रीज़ का तो 2050 तक ये लक्ष्य है कि जितनी भी कंपनियां जो फैक्ट्रियां हैं उससे नो पोल्यूशन, यानी कि ग्रीन, जो कुछ ग्रीन बैंड होता है कि ये कंपनी पोल्यूशन वगैरह नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो हम उसको जो है सस्ते दरों पे जो लोन वगैरह है वो बैंक प्रोवाइड करेगी। और हमारा प्रोजेक्ट है वो 2070 तक चलेगा भारत के अंदर। भारत कह रहा है कि हमें ये करते करते 2070 लग जाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट की जो साइज होती है उसको आपको आराम से और अच्छे से चूज़ करना है। यह नहीं है कि आप इतनी बड़ी चूज़ कर लो उसकी साइज़ कि आपसे संभले नहीं। जैसे उनका एक कंपनी एक फैक्ट्री का था तो फैक्ट्री पे संभाल रहे हैं। अगर वो भी चले जाएँ कि मुझे भाई स्मोकिंग पे भी स्टडी करनी है कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो, या मुझे एक पूरी ह्यूमन बॉडी पे ही करनी है, तो भैया ह्यूमन बॉडी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, आपको एक छोटा सा टॉपिक लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द सैंपल साइज। आपको सैंपल, अगर आप साइज को, जो सैंपल की साइज है अगर आप डिसाइड करते हो तो किस प्रकार से करनी है वो आपको देखना है, ठीक है। फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द सैंपल साइज। अब आप सोच लेना कि किस प्रकार से आपको कैसा सैंपल चूज करना है। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि जो सैम्पलिंग की कॉस्ट है वो आपको देखनी है। यह नहीं है कि आपका बजट नहीं, उससे ज़्यादा आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो वो आपके लिए क्या कर सकता है, समस्या खड़ी कर सकता है। हाउ मच इज़ ऑलरेडी नोन, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों ने कितना जाना है। क्या हम ये पहले आदमी नहीं है जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, या इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं कोई लोग, तो हम उनकी स्टडी को देखेंगे। तीसरा, वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हम ये देखेंगे कि जो हम सैंपल करने जा रहे हैं तो उसमें क्या पॉपुलेशन की वेरिएबिलिटी है या नहीं है, मतलब अलग अलग पॉपुलेशन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है जो हमने सैंपल लिया है, पॉपुलेशन ली है, वो पॉपुलेशन तो अमेरिका की है, हम सैंपल भारत में कर रहे हैं, या फिर भारत में कर्नाटक की है, हम राजस्थान में सैंपल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सैंपल की साइज हमें पूरी पॉपुलेशन देखनी है कि हमारे पास वेरिएबिलिटी कितनी है। लाइक अगर कर्नाटक के बारे में अगर आप कुछ विशेष चीज़ जानना चाहते हो तो उन लोगों से ही पता मिलेगी आपको। अगर आप देखना चाहते हो कि कर्नाटक के जो लोग हैं, साउथ वाले जो लोग हैं, तमिलनाडु, केरला, वो भारत में अंदर गर्मी को कितनी टॉलरेट कर पाएंगे, राजस्थान की गर्मी को, तो आपको उन्हीं में से सैंपल चूज़ करना होगा। वेरिएबिलिटी उन्हीं में देखनी पड़ेगी। अगर आपने अपने सैंपल में पंजाब भी, गुजरात, हिमाचल सारे एक साथ कर लिए तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उनके जो फर्स्ट वीडियोस आ रहे हैं वो आप देखो, क्योंकि उसमें मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से एलोबरेट करके समझाया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा तो देन कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ हार्ड इट इज़ टू कलेक्ट डाटा, कि अगर किसी डाटे को हमें कलेक्ट करना तो कितना हमारे लिए मुश्किल होगा। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, तो उन्हें कितना मुश्किल हो रहा होगा ये सोचो आप। कितना पैसा खर्च कर रहे होंगे, उन्हें कभी सिंगापुर जाना पड़ता है, कभी और कहीं जाना पड़ता है, कंपनी उन्हें कितना पैसा देती होगी। तो आपको बजट भी देखना है और आपको देखना है मेरे लिए मुश्किल है या नहीं है, ठीक है। हाउ प्रैक्टिस वी वांट टू फाइनल द एस्टिमेट टू बी, और अगर हमें एस्टिमेट रिजल्ट निकालना है या फिर हमें एस्टिमेट जो इसका रिजल्ट निकालना होगा, तो हमें कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, वो भी हमें देखना है, ठीक है। और लास्ट होता है सैंपल साइज सेलेक्ट करने के अंदर कि व्हाट पॉपुलेशन पैरामीटर वी वांट टू एस्टिमेट, और कौन से पॉपुलेशन पैरामीटर को हमें एस्टिमेट करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट बात हम करते हैं डेटा। अब कोई तो इसे बोलते हैं डाटा, कोई बोलते हैं डेटा, तो दोनों की बात रखते हुए हम इसे डेटा कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा आर द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट आर गैदर्ड इन द एफर्ट टू सोल्व द स्टडी टू सोल्व द रिसर्च क्वेश्चन। किसी भी रिसर्च के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी आपने इंफॉर्मेशन के जो टुकड़े हैं उन्होंने आपने कलेक्ट किए हैं, उन्हें हम कहते हैं डेटा। तो डेटा आर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर गैदर्ड इन एफर्ट टू सोल्व द रिसर्च क्वेश्चन। आपके पास रिसर्च का कोई क्वेश्चन है, आपके पास में क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आफ्टर 50 ईयर्स आफ्टर 50 ईयर अगर एक ओबेसिटी कोई मेल या फीमेल है, तो उसको रेस्पिरेशन रेट उसकी बढ़ेगी या घटेगी, उसकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, आपका ये सब मान लीजिए रिसर्च का क्वेश्चन है, और आपने इस पर जानकारी के लिए आप कहाँ जाओगे, डाटा कलेक्ट करने जाओगे, 50 ईयर के वाले के पास जाओगे या फिर 2 साल के बच्चों के पास जाओगे। क्या भाई तेरे में तुम्हें देखूँ तू चलना सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, ऐसा ना तुझे आता ना, तो ऐसे एप्पल आता है नहीं आता, आप 50 ईयर के लोगों के पास जाओगे, क्यों जाओगे भैया, 50 साल के लोगों के पास में क्यों जाओगे, क्योंकि आपको जो आपकी स्टडी का क्वेश्चन है, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसका आपको आंसर कलेक्ट करना है। और आंसर मतलब होता है आपको जानकारी लेनी है, और जानकारी मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन एक आदमी सारी दे दे ये तो पॉसिबल होगा नहीं, आपको अलग 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 टुकड़ों में जानकारी मिलेगी, आपको उन टुकड़ों को लाना है और उनको जोड़ना है, इस कॉल्ड डेटा, ठीक है। डेटा इज कलेक्शन इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ द स्टडी। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की आपको स्टडी करनी होती है, तो आपको सबसे पहले डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, है ना। बिना जानकारी का आप ना तो कोई रिजल्ट निकाल सकते हो, ना कुछ आप शो कर सकते हो। तो जो डेटा होता है वो किसी भी स्टडी की आत्मा होती है, किसी भी स्टडी की क्या होती है, आत्मा होती है। देखो फोर्थ ईयर वालों आराम से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। सब कुछ मैं यूट्यूब में इतने अच्छे नोट्स, मेरे हिसाब से देखो कितनी अच्छी मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है, मेरे खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं ये, वो आपको ऐसे स्लाइडें घूम रही है आपके सामने, मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना मेरा पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। और एक इतनी ख़राब आदत आपकी, रिजल्ट आने के बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मैं मैसेज में डाल रहा हूँ कि पिक सेंड करो, फिर भी पिक नहीं आ रही मेरे पास में रिजल्ट की। काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है सर भेजते हैं, सर भेजते हैं, क्या भेजते हो भैया, मुझे पता है खुशी की एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा होती है, जब मेरे को भी पता होनी भी चाहिए, आप किस खुशी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट ठीक है। और आराम से अच्छे से पढ़ लेना, इनको लिख लेना, वैसे नहीं वीडियो देखे, ठीक है, हाँ देख रहे हैं, सो रहे हैं, सोते सोते देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, कोई कोई मेरे को भेजते हैं पिक्स वगैरह, नई नई नोटबुक लेके आते हैं इनके लिए, ठीक है। तो नोटबुक आराम से ऐसे नोट्स लिखो आप, क्योंकि इतने मेरे हिसाब से कहीं भी ढूंढ के आ जाओ, मिल जाए अगर रिसर्च कैसे नोट्स, मैनेजमेंट कैसे नोट्स, आप बोलो वो मैं कर दूँ, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डेटा। डेटा के क्या क्या टाइप है, और हाँ सभी को शेयर करना बिल्कुल अपने क्लास के सभी बच्चों को। मैं आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर बच्चा फोर्थ ईयर फाइनल ईयर है, कोई भी किसी प्रकार से रहना नहीं चाहिए कहीं भी पीछे, ठीक है। इतने हज़ार रुपये आप दे रहे हो यार इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कोचिंग 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 में कुछ नहीं सेम मिलने वाला आपको। तो टाइप ऑफ डेटा क्या है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। फर्स्ट हम ये देख रहे हैं कि हमने अगर किसी रिसर्च को डिज़ाइन किया है, या फिर कोई रिसर्च हमने डिज़ाइन, कल मैंने पूरा चैप्टर 4 में रिसर्च डिज़ाइन में बताई आपको, तो उसके अनुसार कौन कौन से प्रकार के डेटा होते हैं। फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा आर इन द नरेटिव फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ वर्ड रेदर देन नंबर। नंबर नहीं होता बल्कि उनमें क्या होते हैं, वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। वे डेटा जिनके अंदर वर्ड्स लिखे हुए होते हैं क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव डेटा। क्या होते हैं, वे डाटा जिनके अंदर नंबर की जगह वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा आर टेंड टू बी रिच एंड कॉम्प्लेक्स। और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो क्या होता है, थोड़े से रिच मतलब थोड़ा अमीर, अमीर मतलब क्या होते हैं, महंगे,
महंगा मतलब होता है जटिल। अरे महंगे लोगों को नहीं समझ पाते हो आप, क्योंकि वो जटिल होते हैं, जिन्हें समझना मुश्किल होता है। आर मोर डिफिकल्ट एनालाइज देन। अरे भैया अगर पूछे आपसे कि बताओ भैया एक स्टडी के अंदर 50 का बैच है, कितने लोग सिगरेट पीते हैं कितने नहीं पीते, तो आप जल्दी से जाओगे उन्हें पूछोगे, पूछ के उनके नंबर लिखोगे, नंबर लिख के आप बता दोगे सर ये 20 पीते हैं 30 नहीं पीते। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ईजी हो गया, क्योंकि आपके पास में डेटा है, आपने वर्ड्स में नंबर्स में लिखा और कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको बोले कि यार आपको नंबर में लिखना ही नहीं है, तो कितना मुश्किल होगा किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए। तो जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं वो सबसे बड़े क्या होते हैं, मुश्किल होते हैं। कैसे कलेक्ट करना, क्योंकि उनमें कोई नंबर नहीं होते तो गिने भी कैसे। ठीक है, हमें पूरा पढ़ना पड़ता है क्या उन्होंने लिखा। मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज देन क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा की तुलना में क्या होता है, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दीज डेटा आर नॉट काउंटेबल और नॉट मेजरेबल, क्योंकि ना तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं ना हमें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एंड दीज डेटा आर कलेक्ट बाय यूजिंग अ फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। हम इसमें कोई स्ट्रक्चर अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर हुई तो हमारे पास में कुछ नहीं होगी, स्ट्रक्चर बनी हुई होगी, इस कॉलम में ये नंबर फिट करना है। जैसे जनगणना में कैसे होता है, नंबर फिट होता है, नंबर स्ट्रक्चर में डाल देते हैं भाई, उसमें क्या कॉलम बने हुए रहते हैं। स्ट्रक्चर डाटा में क्या होता है, कॉलम बने हुए रहते हैं। परिवार में कितने बच्चे हैं, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितना है, रोजगार कौन है, बेरोजगार कौन है, किसकी शादी हो गई किसकी नहीं हुई। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, पर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। अनस्ट्रक्चरल होते हैं, तो अनस्ट्रक्चरल मतलब इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट, आवाज़ सही आ रही होगी आपको। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द मूड चेंजर इन साइकेट्रिक पेशेंट इज हियर टू मेजर द क्वांटिटेटिव वे। हाँ क्वांटिटेटिव वे बिल्कुल। जो मूड चेंजर होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, अगर मान ली साइकेट्रिक पेशेंट है तो उसका मूड चेंज हो रहा है, आप इसे क्या मेजर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव वे है ना, अरे मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, जो मूड चेंजर होता है उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, किसमें, क्वांटिटेटिव वे में। क्वांटिटेटिव वे मतलब क्या होता है, संख्या में। आप ऐसे बता सकते हो क्या उसका मूड 1.1 स्माइल, 1.2 जंपिंग विथ लाफिंग, ऐसा कुछ कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, डेटा हो ही नहीं सकता उसका। तो आप इसे क्वांटिटेटिव डेटा में मेजर नहीं कर सकते, आपको क्वालिटेटिव डेटा लिखना पड़ेगा कि पेशेंट हंस रहा था, रो रहा था, उछल रहा था, मैनिया का था, बाइपोलर डिसऑर्डर का था, इस प्रकार से आपको नाम लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मतलब दीज आर ऑब्जेक्टिव डेटा, ये वह प्रकार के ऑब्जेक्टिव डेटा होते हैं। डेटा आर मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली एंड इज़ नॉट रिक्वायर इंटरप्रिटेशन। इसमें कोई भी आपको इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप उनकी संख्या को काउंट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, रिसर्चर यूज स्ट्रक्चर मेथड। रिसर्चर इसमें कौन सा मेथड यूज करता है, स्ट्रक्चर मेथड का यूज करता है, फिट फिट कॉलम करने का काम रहता है इसमें। एंड फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट डेटा, और कौन सा यूज़ करता है, फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एंड इट एनालाइज यूजिंग स्टैटिकल मेथड, और स्टैटिकल मेथड के द्वारा हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिकल मेथड मतलब गिनती, गिनती के द्वारा आप इसे गिन सकते हो, कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मेजरमेंट। किस प्रकार का आप मेजरमेंट करते हो उसके हिसाब के डेटे को हम क्या बोलते हैं। सेकंड होता है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के अनुसार। तो फर्स्ट होता है नॉमिनल डेटा। कौन सा, नॉमिनल। इट रिफर्स टू द नेम और कैटेगरीज ऑफ फिनोमिना विच कैन नॉट बी ट्रीटेड न्यूमेरिकली, यानी कि एक ऐसा डेटा जो हम न्यूमेरिकली उसे नहीं बता पाते हैं। होता था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, समझ में आया होगा आपको, यह है मेजरमेंट के हिसाब से। तो फर्स्ट है नॉमिनल डाटा। नॉमिनल मतलब एक ऐसा प्रकार का डाटा जिसे हम न्यूमेरिकली नहीं लिख पाते हैं। जैसे द जेंडर, कि इसका कौन सा जेंडर होगा, मेल या फीमेल, क्या किसी स्टडी के अंदर कितने मेल है कितने फीमेल है, कितनी मेल सिगरेट पीती है कितनी फीमेल सिगरेट पीते हैं, ब्लड ग्रुप, ये सब डाटा अगर हम कलेक्ट करते हैं इन्हें कहते हैं नॉमिनल डेटा। एक होता है ऑर्डिनल डेटा, डेटा विच में बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू सम हायरार्किकल सिस्टम सच एज टेस्ट स्कोर। अगर इसी डेटा को हम टेस्ट स्कोर के रूप में लिखना चाहते हैं, एक हायरार्की के रूप में लिखना चाहते हैं कि भैया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर इसके रूप में हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। डिफरेंट रैंकिंग कैन बी कंपेयर टेस्टिकली
सो स्टेटिकली इन वेरियस वेज बट रैंक देम सेल्फ हैव नो न्यूमेरिकल वैल्यू। कहने का मतलब है रैंक को तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, रैंक की कोई वैल्यू नहीं होगी। जिस पर ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट को एफ आई आर एस टी फर्स्ट लिखना पड़ेगा, सेकंड को सेकंड लिखना पड़ेगा, उसकी जगह आप संख्या नहीं लिखवाओगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। आप इसमें क्या किस प्रकार से डेटा कलेक्ट करोगे कि भाई 5 ग्रुप ले लिए, 5 ग्रुप में फर्स्ट कौन कौन आए, सेकंड कौन कौन आए, थर्ड कौन कौन आए, इस प्रकार से आपको डेटा कलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरवल डाटा। डेटा विच हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा डेटा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एंड कैन बी मैनिपुलेटेड मैथमेटिकली, और जिसे हम मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, इवालुएट कर सकते हैं। इन इंटरवल डेटा के अंदर एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू इज गिवन टू ईच पॉइंट ऑन स्केल, यानी कि इसमें इंटरवल डेटा के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू हर पॉइंट पे दी जाती है। जैसे मान लीजिए फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की बात करें, अगर हमें किसी स्टडी में टेम्परेचर यूज़ करना है, ठीक है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, जैसे 32, 33, 34, 35, 36, जितना भी यूज़ करना है वो हम कर सकते हैं। अगला होता है रेशियो डेटा। क्लियर थोड़ी सही नहीं है, चलो देखिए। टू ऑब्टेन रेशियो डेटा it is necessary for the measurement scale to have a meaningful zero. These are highest level data because it provide information regarding an order of item on scale, interval between items. रेशियो मतलब होता है कि अगर आपके पास एक स्केल है तो उसमें एक मीनिंगफुल जीरो होना चाहिए। मेजरमेंट स्केल में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, एक सी हाईएस्ट वैल्यू होनी चाहिए। These are highest level data because it provide information regarding ऑर्डर ऑफ आइटम ऑन स्केल, यानी कि कितने नंबर पे कौन सा ऑर्डर लिखा हुआ है ये आपको पता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से आपने डेटा लिया है उसके हिसाब से अगर डेटा को बोले तो हम उससे कहते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। फर्स्ट होता है प्राइमरी डेटा, यानी अगर आपने सीधा उसी से लिया है जिस पर आप स्टडी कर रहे हो तो प्राइमरी डेटा। अगर आपने किसी दूसरी जगह से लिया है, मान लीजिए किसी दूसरी रिसर्च से लिया है या फिर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी ली, वो होगा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर फॉर स्पेसिफिक स्टडी प्रोजेक्ट। अगर हम किसी भी एक स्टडी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी सैंपल से सीधा जाकर के डेटा लेते हैं, फर्स्ट टाइम जिस व्यक्ति से करनी है उसी से लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा। मान लीजिए आपको एक 55 साल की औरत के साथ डेटा कलेक्ट करना उसको, उससे वो अगर मान लीजिए सिगरेट वगैरह पीती है, आपको एक स्टडी करनी है कि भाई आफ्टर 50 साल कैसी कोई मन में आता तो नहीं है कि मुझे कुछ सिगरेट पीना चाहिए, मुझे नशा करना चाहिए। तो आप अगर किसी से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपने सीधा ही अगर आप वुमेन्स पे डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, सीधा उसी वुमेन्स के पास गया जो 51 ईयर की हैं और आपको अगर उसने डाटा पूछा आपने, तो वो होता है प्राइमरी डेटा। अगर मान लीजिए उस वुमेन से आप नहीं पूछ पाए, उसके ननन से पूछ लिया, डेटा हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। अगर आपने ननन को पूछा ना कि इनके बारे में बताइए मुझे, तो वो सेकेंडरी डेटा। अगर आपने किसी रिसर्च को उठाया कि भाई पहले किसी ने स्टडी की उससे मैं डाटा देख लूँ, तो सेकेंडरी डेटा। सिंपल सुन लो यार, अगर अभी समझ में नहीं आया ना तो दूसरा सुनो। मेरे बात है कि चलो थोड़ा मारवाड़ी में समझाता हूँ आपको मैं ना। सब मेरे हिसाब से काफ़ी पॉपुलेशन मैंने देखा कल यहीं की है हमारे। मान लो कि अगर थाने डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो अगर आपने कोई हीरो या हीरोइन डाटा ले आवना है, तो हीरो या हीरोइन डाटा लावना है, आपने पूछना है जान अमिताभ बच्चन ने कि भाई साहब आप सुबह कितना घंटा है जो को एक्सरसाइज करो। आपने जाननो क्यों है? सभी हीरो जानना है, कने अमिताभ बच्चन कन जाओ, कने अक्षय कुमार कने, सलमान खान कने, सब थाने सेलिब्रिटी चीज़ा जाननी है। तो आप अगर मान लो कोई जैसे नोबल वगैरह पढ़ता, या फिर अगर मान लो कोई अखबार पढ़ी और अखबार में लिखी हुई आई कि अमिताभ बच्चन 4 घंटे सुबह एक्सरसाइज करते हैं, अगर थे वो डेटा बटू ले लियो कि भाई 4 घंटा अमिताभ बच्चन एक्सरसाइज करे, तो वो थानो डेटा वेला सेकेंडरी डेटा। और अगर कोई हिम्मत करी, जान पहचान लगाई और राजस्थानी पावर गणी लगाया, अगर आपकी पावर लगाई और सीधा अमिताभ बच्चन के घर पहुँचिया और बट एक मीटिंग करी भी रहते और आपने बने पूछियो कि भैया था आप कितनी घंटा आप बच्चन साहब आप एक्सरसाइज करो, मैं क्या मैं तो 4 घंटा एक्सरसाइज करूँ, तो वो डेटा वेला जो सीधो आदमी आप लियो ना, वो वेला प्राइमरी डेटा। और दूसरी जगह अगर आप इकट्ठो लियो, चाहे टीवी में देखियो, चाहे कोई गूगल में तो देखियो, वो सब डेटा की वेला सेकेंडरी डेटा। अब थे हमारा नोट्स पढ़ रहा हो,
अगर मारा सीधा मारूँ आपका न पढ़ रहा हो तो प्राइमरी डेटा वाला थाने वास्ते। अगर ये मारा नोट्स कोई किताब में छपे पास बैठे किताब में पढ़ रहा हो वो थाने वास्ते सेकेंडरी डेटा। समझ में आई। अगर हमारा नोट्स कोई मान लो 3rd पर्सन लिख रही है और वो 3rd पर्सन थाने बता रही है, आप हमारे चैनल नहीं देख रही हो तो आप थाने वास्ते सेकेंडरी डेटा। अब ये समझ में नहीं आई तो नो वन कैन। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन इज कंटिन्यू कैटेगरी टेक्सचुअल। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का 3 भागों में, कंटिन्यू, कैटेगरियल और टेक्सचुअल। ठीक है। देखो जरा कि कंटिन्यू डेटा मेजर्स आर टेक दैट कैन टेक ऑन एनी होल और डेसिमल वैल्यू विदाउट गिवन रेंज। आप कोई उसे रेंज नहीं दोगे ना कोई रैंक दोगे और जगह ने आप होल नंबर और डेसिमल नंबर किसी में भी आप लिख पाओगे। यानी कंटिन्यू डेटा मेजर्स आर दैट कैन टेक एन ऑन एनी होल और डेसिमल वैल्यू। जैसे आपकी हाइट है, एज है, वेट है। एज है 55.5 तो आप डेसिमल वैल्यू में लिख सक रहे हो। सॉरी, आपका वेट है 55.5 तो आप डेसिमल में लिख रहे हो। हाइट आप बोलो 5.7 इंच 7 फुट लिख रहे हो। एज आपकी हमारा 44.5 साल तो 44.5 भी लिखी जाए टाइम। उस डेटा को बोलते हैं कंटिन्यू डाटा। ठीक है। नेक्स्ट होता है कैटेगरियल डेटा। कैटेगरियल डेटा क्या होता है? कैटेगरियल डेटा मेजर्स आर दोज दैट कैन बी टेक ऑन ओनली लिमिटेड नंबर्स। एक लिमिटेड नंबर्स के अंदर होगा कैटेगरियल डेटा, ज़्यादा हम उसे एक्सपांड नहीं कर सकते, ज़्यादा ब्रॉड में नहीं फैला हुआ रहता। ऑफ वैल्यू विद इन गिवन रेंज। एक गिवन रेंज के अंदर शॉर्ट वैल्यू होता है। जैसे आपकी फैमिली साइज है, एक शॉर्ट डेटा होता है और एक जो मेजरमेंट का तरीका होता है वो भी एक लिमिटेड नंबर्स में होता है, तो हम कहते हैं कैटेगरियल डेटा। नेक्स्ट है टेक्सचुअल डेटा। मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इजीली याद हो रहा होगा, थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी। ठीक है, तो उस कठिनाई को आपका सामना करना। और मैं जैसे पहले भी बोलता था, अगर आपको रैंक लानी है, आपको अगर पास होना है, अगर आप पास सप्लीमेंट्री आपके पास हो रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से आप पढ़ो। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। भाई एक बार में सफलता की सोचते हो तो फिर यही होगा। आप एक बार में कभी मत सोचो मैंने 2-3 बार करो। ठीक है, परीक्षा एक बार दो, बिल्कुल निकल जाओगे। परीक्षा के टाइम पे 10 दिन पढ़े ना सोचा मेरा लक खराब है, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा आर दोज रिकॉर्डेड एज रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए कहीं पे रिकॉर्डेड और रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन अगर आप किसी का ले रहे हो। डेटा आर रिच टू फ्लेक्सिबल बट मच अटेंशन इज नीडेड टू देयर कंटेंट एंड मीनिंगफुलनेस। अगर आप एक मेरे से सीधे आके बात करते हैं तो शायद वो दम रहता है कि हाँ यार आपने बहुत कुछ सीखा, पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मुझे सुन रहे हो, ठीक है, मेरे रिकॉर्डेड और रिटन चीज़ आप देख रहे हो, तो इसमें बहुत सारा आपको अटेंशन की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है, तो इसे कहते हैं टेक्सचुअल डेटा। एक तो लैंग्वेज बैरियर बनता है। मान लीजिए अगर साउथ वाला लोग मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें बहुत कम समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, अगर पंजाब में भी सुन रहे होंगे, पंजाब वालों को भी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, भाई थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेक्सचुअल डेटा। नेक्स्ट लास्ट है अदर क्लासिफिकेशन। 3 टाइप के होते हैं अदर क्लासिफिकेशन, पर्सनल, इंस्टीट्यूशनल और टेरिटोरियल। पर्सनल होता है किसी अगर आदमी का हम एज, उसकी सेक्स, कास्ट, ओपिनियन, एटीट्यूड और इंटेलिजेंस हम पूछ रहे हैं, वो होता है पर्सनल डेटा। इंस्टीट्यूशनल में होता है ओरिजिन, हिस्ट्री, किसी का ओरिजिन कैसे हुआ, इस इंस्टीट्यूट का ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ग्रोथ किस प्रकार से हुई, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज में लगाए, ये होता है इंस्टीट्यूशनल डेटा। थर्ड होता है टेरिटोरियल डेटा, डेमोग्राफिक डेटा और जोग्राफिक डेटा अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आता है टेरिटोरियल डेटा के अंदर। तो ये आपके होंगे 5 डेटा कलेक्शन। चलो नेक्स्ट भी आ जाओ, इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर बात करें, चलो इंटरव्यू को हम ऐसा करते हैं, इंटरव्यू चलो कर ही लेता हूँ। देखो टाइप एंड टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। तो अब वो तो थे डेटा, वो तो क्या थे, डेटा थे भाई किस किस प्रकार से आपको कहाँ कहाँ से लेना है। नेक्स्ट है टाइप एंड टेक्निक, कौन कौन से टाइप के हो, उनको किन किन टेक्निक के द्वारा आपको लेना है। अब मेरी बात समझो यहाँ पे आप,
अब एक इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, समझना, जो भी चीज़ आपको कंटेंट नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें ये मत सोचना कि मुझे कम मिला या ज़्यादा मिला। जितना मैं अपलोड कर रहा हूँ दैट इज़ 100% इनफ। कुछ बल्क में होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा, पर कम कुछ नहीं है। अब जो इंटरव्यू मेथड है मैं उसको एक्सपांड कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है। मान लो 8 का भी आ जाए, 4 का भी आ जाए, तो जो सारे मेथड्स होते हैं शॉर्ट में मत पढ़ के जाना, क्योंकि एक पर्टिकुलर नाम अगर पूछ लें फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इंटरव्यू मेथड है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू मेथड पे, ध्यान देना, अच्छे से लिख लेना। इंटरव्यू में बी डिफाइनिंग इज 2-way सिस्टमेटिक कन्वर्जेशन बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेट। मतलब होता है कि 2-वे कम्युनिकेशन होती है। 2-वे मतलब कि दोनों बातचीत करते हैं आपस में, ठीक है। कौन कौन? इन्वेस्टिगेटर जिसे डाटा लेना है और इन्फॉर्मेट जिसे डेटा देना है। इंटरव्यू इज द पॉपुलेशन वे ऑफ गैदरिंग, सॉरी पॉपुलर है यार, इंटरव्यू इज द पॉपुलर वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ये पुराना वे है अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हो तो। इंटरव्यू प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ डेटा। इंटरव्यू क्या करता है? आपको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज का डेटा दे देता है। यानी कि मान लीजिए आपने ऑब्जर्वेशन करके कितना डाटा कलेक्ट कर लोगे, हैं, उसके बारे में जीव नहीं पढ़ के कितना डेटा कलेक्ट कर लोगे। अगर वो आपके सामने साक्षात बैठा है तो आप उसे 1000 क्वेश्चन डालो, वो 1000 का आंसर दे देगा। अरे भैया 1000 तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन डालोगे, 200 क्वेश्चन डालोगे, वो सबका आंसर दे देगा। और जैसा आपके मन में क्वेश्चन है उसका वैसा के वैसा वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो क्या गया, हाँ, पॉपुलर वे एक बहुत ही प्रचलित तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है इन्फॉर्मेशन लेने का। इंटरव्यू प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ डेटा, और इंटरव्यू के अंदर आप बहुत ज़्यादा वाइड रेंज का डेटा भी आप ले सकते हो। इट इज़ सुटेबल फॉर इलिटरेट और लेस एजुकेटेड पीपल। और हाँ, जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो लेस एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके लिए ये सुटेबल है, एक अच्छा तरीका है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो इंटरव्यू को 2 भागों में बांटा है। मैंने पहले बात करे थे, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बात करे थे, तो लिखो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू। स्टैंडर्डाइज बोलते हैं स्टैंडर्ड को, एस से स्ट्रक्चर, एस से स्टैंडर्डाइज, ठीक है। दिस इंटरव्यू मेड विथ डिटेल्ड स्टैंडर्डाइज शेड्यूल, सम क्वेश्चन आर पुट टू ऑल रेस्पॉन्ड इन द सेम ऑर्डर, हैज़ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन। देखिए, मान लीजिए अगर आपने किसी का इंटरव्यू लेना है और आपने जो क्वेश्चन बनाए वो सेम ऑर्डर में बनाए, कि फर्स्ट इसको जो पूछा वही फर्स्ट हम उसको पूछेंगे। एक शेड्यूल तय कर दिया, इतनी बजे इंटरव्यू लेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, ऑल्सो सेकेंड अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, also called unstandardized interview. It is a method where question can be changed to meet the response. जैसे आपने देखा होगा आपकी अदालत वगैरह, इनमें जिन प्रकार के क्वेश्चन वो आंसर देता है उनके हिसाब से अलग क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। पर आपकी अदालत में क्या होता है कि मेनली वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं, सब कुछ आजकल स्ट्रक्चर होते हैं, पहले से प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन दागे जाते हैं, उनका आंसर वो देते थे, अगर जो भी दिया आंसर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक अन्य स्ट्रक्चर होता है मतलब मान लीजिए थोड़े बहुत क्वेश्चन डाले हुए होते हैं सीक्वेंस में, पर जिस प्रकार से वो आंसर देता है, जिस प्रकार से वो इंटेलिजेंस अपनी यूज़ करता है, ठीक है, उसके हिसाब से आंसर क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी को पूछा कुछ भी और उसको आपके जैसे कॉलेज के प्रैक्टिकल जो होते हैं उनमें जो वाइवा लेते हैं वो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है, उन्हें पता ही नहीं किस प्रकार से पूछना। अगर आपने आंसर दिया, आपने आंसर इतना डिटेल में दे दिया कि उस डिटेल से उन्होंने एक क्वेश्चन नया पुटअप कर लिया। द इंटरव्यू सॉरी है ना, सर्दी का मौसम है तो ध्यान रहता नहीं, लग जाती है सर्दी। भैया मैं सोच लेना यार, क्या सर्दी तो सिगरेट पीते हैं, क्या है, क्या फेफड़े खराब है क्या? तो क्या सर्दी का मौसम है, राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता नहीं गर्म ठंडे का। सॉरी, बार बार आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा इसकी वजह से। द इंटरव्यू एनकरेज द रेस्पॉन्ड टू टॉक फ्रीली अबाउट गिवन टॉपिक। या जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी रेस्पॉन्डेंट अगर जो भी है वो कोई भी गिवन टॉपिक के अंदर फ्रीली अपनी बात कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरव्यू शेड्यूल इज नॉट फॉर्मलाइज्ड एंड हैज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये भी कोई फॉर्मलाइज्ड नहीं होता है, शेड्यूल वगैरह कुछ भी इनका तय नहीं होता, और ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, जो मन में आया वो क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
थर्ड है ये, दिस इज द फ्लेक्सिबल मेथड दैट अलाउ न्यू क्वेश्चन। ये एक फ्लेक्सिबल मेथड होता है जो नए क्वेश्चन को अलाउ करता है, या नया क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है कोई भी टाइम पे। टू ब्रॉट अप ड्यूरिंग द इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के दौरान ऐसी कोई सिचुएशन बनी, जिस प्रकार से आपकी अदालत में मैं बोल रहा था, वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू के साथ साथ में वो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं। कि मान लीजिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं फिक्स, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके पास में वाइट पेज होता है, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें सारे लिखा हुआ होता है। पर हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है उसमें कि जब क्वेश्चन पूछते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा कुछ आंसर दे देता है जो उन्हें लगता है कि भाई वाद विवाद वाला क्वेश्चन है, तो वो सेमी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए थोड़ा सा उसमें बदलाव कर देते हैं, उनको डिटेल में पूछ लेते हैं, या फिर जो उन्होंने आंसर दिया उसके बारे में अगर उन्हें कोई चीज़ पता है तो वो उसके बारे में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, इन दिस इंटरव्यू prepares for an interview guide which is an informal list of topics and questions the interviewers can ask in a different way in different participant। यानी कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट से अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीक्वेंस में पूछ भी सकता है, भी बोल रहा मैं, पूछ भी सकता है, इसे कहते हैं हम सेमी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है इन डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है कि दिस इज एन इंटेंसिव एंड इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू। जो डेप्थ इंटरव्यू होते हैं वो बहुत ही इंटेंसिव होते हैं, गहन होते हैं। पुलिस वाला जिस प्रकार से पूछते हैं ना, वो पुलिस वाला जो रिमांड के टाइम पे इंटरव्यू लेता है वो डेप्थ इंटरव्यू होता है। मूवी में देखा आपने, बाल पकड़ के बाल खींच के पूछा जाता है कि भाई बोल, है ना। क्या इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और उसके मुंह से कोई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। कंडक्टेड एंड एम्ड टू स्टडी रेस्पॉन्डेड ओपिनियन एंड इमोशंस ऑन द बेसिस इंटरव्यू गाइडेड। दिस इज डिजाइन टू एनकरेज फ्री एक्सप्रेशन। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो फ्रीली एक्सप्रेशन अपने सारे बता दें और डिटेल में कोई चीज़ बताएं, ठीक है। और अपने जितने भी ओपिनियन वगैरह हैं उनका लक्ष्य होता है कि जो भी सामने वाले के ओपिनियन है, जो इनके इमोशन है, वो सब के सब शामिल करके हम उससे पूछ सकते हैं। कभी कभी किसी के जीवनी पूछते हैं ना कि सर आपकी अपनी जो जीवनी है वो मुझे बताइए। अभी जैसे थोड़े दिनों पहले देखा ना अपने अक्षय कुमार ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, उस टाइम पे बैठे बैठे, तो वो डीप तो वाला था कि मोदी जी सारे अपने, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, हैं काट के खाते हो, कैसे खाते हो, जो भी क्वेश्चन उसमें एक शामिल था ना ये। तो एजुकेशन होते हैं, फिर उनमें क्या है कि मन की मोदी जी ने कहा चलो एक काम करो, चलो गार्डन में चलते हैं, और घूमते घूमते उन्होंने सारी बातें जो बताई कि भैया पहले मैं ऐसा खाता था, फिर अब आजकल क्या है कि जब सीज़न आता है तो अभी क्या टाइम नहीं मिलता है, अपने सारे मन के इमोशंस वगैरह वो सारे के सारे बता देते हैं, है ना। नेक्स्ट होता है कि फोकस्ड इंटरव्यू। फोकस ग्रुप क्या होता है, फोकस ग्रुप मतलब फोकस इंटरव्यू इज एन टाइप ऑफ इंटरव्यू टेक्निक वेयर 8 से 12 member are brought together under the guidance of a trained interview to focus on a specific phenomena. Researcher pay his attention on particular aspect of problem and special topic or ideas during the interview of 2 hours। कहने का मतलब है कि ये फोकस्ड इंटरव्यू आपने देखा होगा, जीडी होती है, जब एयरफोर्स के अंदर की जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके अंदर 8 से 10 लोग बैठे रहते हैं, उनसे एक साथ में बातें की जाती है और बातों के अनुसार जो जो आंसर देता है, हालांकि उसमें तो कुछ इंग्लिश रीडिंग का ऐसा कुछ मैंने सुना ऐसा कुछ होता है, पर उसी टाइप का सेम होता है, जिसमें इंटरव्यू जो चीज़ पूछना चाहता है वो उन ग्रुप के अंदर पूछते हैं, और सारे ग्रुप एक प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करते हैं, और उस जो कहते हैं ना हीरे की परख जोरी कर सकता है, तो जोरी जो होता है वो ध्यान रख लेता है अभी कौन सा आंसर क्या दे रहा है और कौन सिलेक्ट होगा। यहाँ पे 8 से 12 लोगों में भी 2 घंटे बातचीत में वो सारा कुछ ध्यान पकड़ लेता है। नेक्स्ट होता है टेलीफोन इंटरव्यू। वो इंटरव्यू जो टेलीफोन पे लिया जाता है, समझ लो टेलीफोनिक इंटरव्यू इज ए नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। कोई भी पर्सनल मेथड नहीं है डेटा कलेक्शन का। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेनिंग रेस्पॉन्स ऑन टेलीफोन इटसेल्फ। इसमें हम किसी टेलीफोन के द्वारा हम किसी से कुछ क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोई कॉस्टली नहीं होता, ना हमें जाना पड़ता है, ना मिलना पड़ता है, ना कुछ खर्चा करना पड़ता है, जाओ सीधे फ़ोन लगाया, फ़ोन पे क्वेश्चन पूछ लिया। पर इसमें क्या होता है, बाइस की पॉसिबिलिटी रहती है। बाइस की पॉसिबिलिटी मतलब अगर मान लो रिसर्च तो किसी को आंसर नहीं देना होगा, तो वो बोल देगा अरे भैया क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क अच्छा हेलो हेलो हेलो, अरे वो सॉरी मैं क्या बोलना कुछ चाह रहा था और नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया। तो इनमें बाइस की मतलब पॉसिबिलिटी रहती है। इंटरव्यू चाहे आंसर देने वाला दे भी सकता है और नहीं भी देता है, और कभी कभी टेलीफोनिक होता है तो उसका जो इमोशंस है, एक्सप्रेशन है, वो सामने नहीं आ पाते हैं, और कहते हैं ना एक्सप्रेशन से ही आदमी को परखा जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानते। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको पूरी क्लासेस की लिंक नहीं मिल रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 9636591860। हालांकि मैं इसके ऐप नीचे अपलोड कर दूंगा, पर अभी कुछ समय के लिए वो फ्री रहेगी। उसके बाद में हो सकता है अगर कुछ ऐसा हमें लगा
कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड करना है तो फिर उनको पेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल देना। ठीक है, अभी आराम से आप फ्री में देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक वो फ्री में चीज़ें मिलती है तब तो लोगों को लेना सूट का होता है। अभी मैं सबको एग्ज़ाम के टाइम तक पूरा आप लिखिए आराम से जो भी लिखना चाहते हैं, उसके बाद में हमें उसको पेड में डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट भी करते हैं, सब कुछ भी सीन आपके सामने चलता रहता है और एक बेहतरीन वे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, CHN OBG मैनेजमेंट। ठीक है, और इसी प्रकार से चलेंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं होगी। आप साथ साथ में हमारे साथ साथ में धीरे धीरे चलते रहिए। ठीक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और हाँ, नीचे टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ। टेलीग्राम पे आपको ऐप भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करो। उसमें ऐप में क्या है कि अभी कोई पेड चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है आपके सामने। ठीक है, आप ऐप में जाओगे, आपको सारे वहाँ वीडियो के कंटेंट्स मिलेंगे, सब वीडियो की आपको लिस्ट मिलेगी, कहीं ज़्यादा ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।